हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम मॉडर्न फिजिक्स के जो टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चन की जो सीरीज है उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करे हुए हैं। अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स के 10 क्वेश्चन देखने हैं तो आप इससे पहले वाले वीडियो पर चले जाइए, वहां से आपको 10 क्वेश्चन का टोटल डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा, जो कि जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चन है जेईई मेंस के। और ये जो वीडियो है ये नीट के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और जो हमारे पास जेईई मेंस का एग्जाम देंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और जो आपके पास सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा फिजिक्स ही होती है, ये किसी भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन इधर से उधर रिपीट होता रहता है, क्योंकि कंसेप्ट ही है, वो कोई चेंज थोड़ी हो रहे हैं। ओके, तो देखो हम बेटा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए आप स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। ये तो जिसके शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा उसने तो सोल्व ही कर दिया होगा। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द न्यूक्लियाई आर आइसोबार ऑफ द एलिमेंट। आइसोबार में क्या होता है सर? आइसोबार में हमारे पास क्या होता है, आइसोबार के अंदर मास नंबर सेम होता है, मास नंबर सेम, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। मास नंबर सेम हमारे पास देखिए, मास नंबर सेम इसी में दिख रहे, ये आपके पास मास नंबर सेम है 3 और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। पता होगा ना आपको आइसोबार, आइसोटोन वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, द एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो यूरेनियम है उसकी जो वन फिजन के अंदर कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन ऑल द एटम्स ऑफ 47 ग्राम प्योर यूरेनियम अंडरगोस फिजन प्रोसेस। आपसे एनर्जी रिलीज पूछा है और एनर्जी रिलीज दे दिया है अल्फा इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम सब अल्फा का वैल्यू पूछ लिया है, राइट। अब देखो जो टोटल एनर्जी निकालेंगे ना अपन, देखो जो आपके पास आने वाली है टोटल एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन कितना हो रहा है, 190। अगर मैं मान लू टोटल हमारे पास जो एटम्स वगैरह होंगे वो क्या मान लो मैं एन, तो एन इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो हमारे पास एन है, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स वगैरह हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो अब आप देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपने पढ़ा होगा ना कि सर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल होता है वो क्या होता है, एन अपॉन एन ए, राइट। यहां से हमें एन चाहिए, कैपिटल एन इक्वल टू क्या निकल जाएगा, एन इंटू एन ए निकल जाएगा, राइट। अब यहां से देखो क्या मैं नंबर ऑफ मोल निकाल सकता हूं, बिल्कुल आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। क्या आएगा आपके पास, एन इक्वल टू स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल निकालो ना, यहां से मैं स्मॉल एन की बोल रहा हूं, मैं स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल है, और एन ए क्या हमारे पास अवेगेड्रो नंबर है, और कैपिटल एन क्या माना मैंने, टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स वगैरह यहां यूज हो रहे हैं। अब जो हमारे पास जो स्मॉल एन वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन मास कितना है देखो 47 ग्राम, तो यहाँ 47 अपॉन क्या कर लेना है, कितना इसका मास नंबर कितना है 235, तो यहाँ 235 इंटू एन ए, एन ए का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना एन ए 6 इंटू 10⁻23 पर मोल। अब इस एन का वैल्यू यहां पुट करो और इस क्वेश्चन के लिए आप टोटल एनर्जी रिलीज निकालो, तो क्या निकलने वाली है टोटल एनर्जी रिलीज, एन व्हाट इज एन 47, एन कितना है देखो, ये क्या आपका 47 अपॉन 235 इंटू 6 इंटू 10⁻23, और ये आपका क्या है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब कुछ काय में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हमें ये जो एनर्जी रिलीज दिया हुआ है वो क्या है, अल्फा इंटू 10⁻23 दिया हुआ है ना। अब मैं इस 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को साइड में कर देता हूं, और आप निकालो, और जो भी हमारा आंसर आएगा वही क्या होने वाला है, अल्फा होने वाला है, राइट। देखो यहां से आप 10⁻23 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को साइड में कर दो, क्यों, क्योंकि इसने इसी तो टर्म में पूछा है। इसे आप सोल्व करिए, दोगा आप, अब 47 को आप इससे कट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये 5 से कट होगा, क्लियर। तो आपके पास क्या हो गया, ऊपर तो क्या सर 6 इंटू 190 अपॉन 5, और इंटू में चल रहा है, क्लियर ना। इसे आप सोल्व कर लें, यहां से हमारे पास इस 5 को कट करो आप,
अरे 5 को कट कर दो ना मैं इससे, यहां से आप चलो इससे कट कर दो आप, यहां इससे कट होने के बाद कितना हो गया ये 2, तो इंटू 2 कर दूं मैं, ये 10 था तो 19 इंटू 2, ये 38, तो 38 इंटू 6, तो 38 इंटू 6 इंटू क्या चल रहा है 10 रेस्ट पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब आप इसे सोल्व कर लो और सोल्व करके आंसर निकालो, आपके पास क्या आने वाला है। देखो हमारे पास जो टोटल एनर्जी रिलीज आने वाली है, ये आप बोल दो, ये है ना 228 इंटू 10 रेस्ट पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आने वाला है। तो आपका आंसर अल्फा क्या हो जाएगा 228। ये ना आसान क्वेश्चन था, आपको इसके लिए बस इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल निकालना आना चाहिए, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, टू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए ऑर्बिट ऑफ द टू हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे और उनका जो स्पीड है वो दिया हुआ है, राइट, रेस्पेक्टिवली। इफ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट्स आर नियरली सेम, उनका जो रेडियस वो क्या है नियरली सेम है। आपसे पूछा है द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट, आपसे पूछा है। तो देखो इसके लिए मैं आपको पहले ये बता दूं कौन कौन सा फॉर्मूला है आपको बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर पता होना चाहिए या फिर याद है आपको। देखो यहां हमारे पास एक तो रेडियस का फॉर्मूला यूज होगा, एक और किसका यूज होगा, एक आपके पास यूज होने वाला है वेलोसिटी का। तो बताओ जो रेडियस आने वाली है, जो nth रेडियस आती है ना आपकी, nth रेडियस कितना होता है बेटा, और nth रेडियस कितना होता है हमारे पास, ये आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन क्या लिखते थे अपन जेड। क्लियर है? और ये जो आर नोट है ना, ये आर नोट क्या हुआ करता था सर 0.529 या फिर 53 एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू यूनिट क्या थी एंगस्ट्रॉम, राइट। ये फॉर्मूला था ना, ये जो nth रेडियस है उसका ये फॉर्मूला है। आप इसे याद कर ले, क्या पता इस फॉर्मूले पर कभी आपके वापस क्वेश्चन आ जाए। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की ना, तो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इक्वल क्या होता है वी नॉट जेड अपॉन एन। क्लियर है? और ये जो वी नोट होता है ना, जो फर्स्ट वाले एन इक्वल टू 1 होने पर जो हमारे पास वी नोट आता है फर्स्ट ऑर्बिट का जो वेलोसिटी आता है वो कितना आता है 2.18 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 जेड अपॉन एन, और यूनिट क्या रहेगी इसकी मीटर पर सेकंड रहेगी। आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक तो वेलोसिटी का, एक और इसका रेडियस का। आप अगर एनर्जी nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला भी निकालना चाहते हैं या फिर आपको पता होगा तो क्या होता है, देखो ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, यहां मैं ई नोट लिख दूं ना, और ई नोट को या तो मैं माइनस लिख दूंगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहां अकेला ई नोट लिख दूं, क्लियर है, ई नोट इंटू यहां क्या लगा दे आप, यहां लगा दो आप, हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, राइट। और ये जो ई नोट है ना, इस ई नोट को मैं क्या लिखूंगा माइनस लिख रहा हूं मैं, राइट, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आप यहां से सभी के अंदर जेड इक्वल टू 1 पुट कर दो हाइड्रोजन के लिए, और एन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एन इक्वल टू 1 2 3 ऐसे कंटिन्यूस। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अब तो आसान हो गया। देखो जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी गिवन है हमारे पास, देखो जो फर्स्ट वाले का वेलोसिटी मालूम है v1, v1 इक्वल टू कितना है हमारे पास 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5 मीटर पर सेकंड। और अगर हम यहां इस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में एन इक्वल टू क्या पुट कर, यहां हमें नहीं पता ना क्या है वो, तो आप ऐसा इसको क्या लिख दो मैं वी नॉट इंटू जेड ना अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगी एन, इसका नहीं पता, यहां n1 और यहां n1 लगा दो, राइट। अब सेकंड के लिए क्या है v2 इक्वल टू क्या बोल दो आप 2.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5 मीटर पर सेकंड इक्वल टू वी नॉट जेड 2 अपॉन n2। क्लियर ना? वो हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर थोड़ी पता है, एक का Z1 मान लिया, एक का क्या मान लिया अपन ने
N2 मान लिया, और मान लेते हैं N1 वाले जो ऑर्बिट में अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो उसका वेलोसिटी V1 मान लिया, और वो अगर N2 वाले ऑर्बिट में घूम रहा था तो उसका वेलोसिटी क्या मान लिया अपन ने, V2 मान लिया। अब क्या करना है आपको, अब जो उसने बोल रखा उसकी भी बात मानिए। उसने क्या बोला हुआ है, उसने बोला रेडियस सेम। अब रेडियस सेम कर दो। रेडियस सेम के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, रेडियस वाला फॉर्मूला देखो आप, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे ना अपन। रेडियस सेम लिख दो तो क्या लिख दो हमें, R0 इंटू N1 स्क्वायर अपॉन यहां क्या लगा देंगे Z1 इक्वल टू सेकंड के लिए R0 N2 स्क्वायर अपॉन Z2। क्लियर है। अब इसे सोल्व करो, क्या क्या आ रहा है देखो, ये R0 मतलब R0 से R0 कैंसिल, और यहां से आप चाहें तो देखो Z1 अपॉन Z2 का वैल्यू निकाल लो, मैं Z1 अपॉन Z2, इसको इधर उधर भेजो तो हमारे पास Z1 अपॉन Z2 क्या आ जाएगा, N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर, राइट। यही स्क्वायर लगा दो आप। क्लियर है। इस सब पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब यहां से आप इनको डिवाइड कर दो ना, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो आपके पास क्या आता है देखो, ये आपके पास आ गया 3 अपॉन 2.5 इक्वल टू V0 से V0 गया, आपका Z1 अपॉन N1 इधर, और आपका ये N2 पर, और यहां क्या आ जाएगा, ये Z2 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं सर, Z1 अपॉन Z2 इंटू N2 अपॉन N1। अब ये देखो Z1 अपॉन Z2 को लिखा है N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, यहां रख दो आप, क्या बन जाएगा आगे देखो। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सोल्व करिए क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसे मैं लिख दूं ना, ये आपका 3, ये इसका क्या लिख दिया जाए, ये 3 अपॉन ये 5 अपॉन 2 है ना, तो यहां 5 इंटू 2 लिख दूं मैं, इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 क्या है, N1 अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू क्या चल रहा है, N2 अपॉन N1 चल रहा है। सही है ना। अब देखो ये N1 इसके एक N1 से कैंसिल, और ये N2 इसके N2 से कैंसिल, तो मैं इसको हटा दूं ना पूरे को, तो क्या बचा सर, हमारे पास क्या आ गया, N1 अपॉन N2 इक्वल टू क्या आ गया है, 6 अपॉन 5। वो जो पॉसिबल ऑर्डर है ना, वो क्या था, फर्स्ट वाले के लिए तो 6 और सेकंड के लिए कितना आ गया 5, तो 6 और 5। दूसरा क्या हो सकता था पॉसिबल, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 12, और नीचे कितना जाएगा 10, 12 या 10। आप नेक्स्ट के लिए कितना कर दो, 3 का कर दो, तो 6 इंटू 3 18, और 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 15। तो ये ऑर्डर हो सकता था ना, या तो क्या होता ऑर्डर सर, होता है तो 6 एंड 5 होता, आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 10 होता, नेक्स्ट आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू क्या होता 15। ऐसे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते थे। आपसे पॉसिबल ऑर्डर पूछा एनर्जी स्टेट का, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है देखो आपको, विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या रहा है 6 एंड 5 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो ये 10 12 सही नहीं है, अगर यहां क्या होता 12 10 12 10, तब आप इसको सही कर सकते थे, लेकिन वो ऐसे एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन तो दे नहीं रहा है, तो आपके पास क्या है 6 एंड 5। क्लियर है। आगे बढ़े, इन फॉर्मूले को आप याद कर लें। एक तो रेडियस वाला, nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसके लिए इस फॉर्मूले को याद रख लें आप। नेक्स्ट आपके पास जो nth ऑर्बिट के अंदर जो वेलोसिटी होता है उसका इस फॉर्मूले को याद कर लें, और ये जो एनर्जी है इस फॉर्मूले को भी याद कर लें। क्या पता आपके आने वाले एग्जाम में इन तीनों फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आगे बढ़े, देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने एनसीईआरटी में जो कर्व देखा होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और जो हमारा मास नंबर होता है उसके बीच का जो ग्राफ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल एलिमेंट ग्रेटर द मास ऑफ द न्यूक्लियस ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ना। अगर हमारे पास जो मास नंबर ज्यादा होगा न्यूक्लियन का, है ना, न्यूक्लियस का, तो क्या बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी? नहीं सर, हम दोनों साइड देखते हैं तो दोनों साइड हमारे पास क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये तो परफेक्ट तरीके से क्या है, रो होंगे। सेकंड देखिए क्या है, फॉर ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट के लिए
न्यूक्लियाई विथ लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ट्रांसफॉर्म टू न्यूक्लियाई विथ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। इस नेचर के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सारे सारे एलिमेंट स्टेबल स्टेट में आना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास देखो फॉर ऑल एलिमेंट न्यूक्लियर विथ लेस, जिनका लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, वो सारे सारे ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं किसके अंदर, ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। इसका मतलब जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो ये वाला तो आपका क्या है, देखिए फर्स्ट रॉन्ग और सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। तो फर्स्ट हमारे पास रॉन्ग है और सेकंड क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट इज फॉल्स है ना, फर्स्ट इज फॉल और सेकंड इज ट्रू। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आप उस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और जो मास नंबर है उस ग्राफ को ढंग से स्टडी कर लें आप, ताकि आपको पता रहे कि हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन कब होता है। आगे बढ़ते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला क्वेश्चन लग रहा है। देखो, व्हेन ए लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ फॉल्स ऑन ए मेटालिक सरफेस, किसी भी मेटालिक सरफेस के ऊपर जब आपके पास कोई लाइट फॉल्स होती है तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का कितना दिया हुआ है, 3.2 वोल्ट दिया हुआ है। इफ द सेकंड लाइट, कोई दूसरी लाइट आप गिरा रहे हैं और जिसका वेवलेंथ क्या है, ट्वाइस है। पहले का वेवलेंथ कुछ था और अब कितना हो गया है, ट्वाइस, राइट। अगर पहले कितना था मान लेते हैं, सर अगर पहले लेमडा था तो अब आप इसे क्या बोल दो, 2 लेमडा, यही तो बोला है। जो भी पहले वाली वेवलेंथ थी ना फर्स्ट लाइट, उसका बस वेवलेंथ बढ़ाया है, यही तो लिखा हुआ है। इफ ए सेकंड लाइट हैविंग द वेवलेंथ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट से ट्वाइस वेवलेंथ वाली लाइट को यूज किया गया है, तो जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वो ड्रॉप हो गया है, ड्रॉप टू लिखा हुआ है, ड्रॉप टू 0.7 इतना हो गया है। अगर ड्रॉप बाई लिखा होता तो उतना कम होता, ये ड्रॉप टू मतलब ये फाइनल आ गया है। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइट, जो फर्स्ट लाइट है मतलब हमें लेमडा का वैल्यू पूछा है। अब ये बताओ हम इसमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, जो आइंस्टीन की हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती ना, वो क्या होती पता है आपको। देखो आपके पास क्या आता है, जो आपका केमेक्स होता ना, केमेक्स इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस क्या आता था हमारे पास, फाई नॉट वर्क फंक्शन। और इस केमेक्स को मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में क्या लिखते थे अपन, इट कैन बी रिटन एज ई वी नॉट इक्वल टू, हमारे पास एनर्जी ई को क्या लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज एच न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, उसे क्या लिख सकता हूं मैं, सी अपॉन लेमडा माइनस क्या है, फाई नॉट। ये फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता था। क्लियर, अब इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो गिवन है। देखो अब फर्स्ट के लिए क्या है, वेवलेंथ लेमडा यूज करनी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.2 लेना है। तो यहां क्या कर दूं मैं, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा एज इट इज माइनस आपका फाइनट मेटालिक सरफेस सेम टू सेम है सेकंड टाइम पर भी। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ड्रॉप 2 लिखा हुआ है, तो कितना हो गया है 0.7। तो क्या लिख दो मैं, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू एच सी। अब वेवलेंथ डबल हो गई लिखा हुआ है ना, तो यहां क्या लिख दे अपन, 2 लेमडा माइनस वर्क फंक्शन तो फाइन ही रहेगा ना। क्लियर है। अब इस फर्स्ट वाले को और इस सेकंड वाले को दोनों को क्या करना है, आपको सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद हमें यहां से क्या निकालना है, लेमडा निकालना है। अब देखो आगे आप इसे सोल्व करने के लिए क्या करो, मैं इस फर्स्ट को फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दें क्या, तो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.7, तो 3.2 माइनस 0.7 कितना आता है, 2.5। यस, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, ये माइनस ये कर रहे हैं अपन, तो एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन 2 लेमडा। इसका मतलब एक तरह से 1 माइनस 1/2 और एज इट इज ये, तो एच सी अपॉन 1/2 मतलब यहां 2 लिख के यहां लेमडा, और ये माइनस फाइव नॉट माइनस माइनस फाइव नॉट, तो फाइव नॉट से फाइव नॉट कैंसिल, तो आपका ये आ गया ना, सही है ना। अब सोल्व कर लो,
ठीक है, अब सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है। आप H और इस C का वैल्यू पुट कर सकते हैं और यहां से हम क्या निकालेंगे, लेमडा निकालेंगे। तो लेमडा निकालने के लिए मैं यहां से लेमडा को सब्जेक्ट बनाऊं तो लेमडा इक्वल टू क्या बन रहा है, देखो HC अपॉन 2.5, इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूं ना, तो आपके पास लेमडा इधर लेके चलिए, तो 2.5 इंटू 2 क्या हो गया 5, और ये किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या तो आप क्या करें, देखो या तो आप ऐसा करें, या तो आप ऐसा करें कि इस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी पुट कर दें ना, 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। एच का वैल्यू आप ये पुट करें, सी का स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू ये पुट करें आप, और सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा करें, अगर आपको इतना पता है कि सर जो हमारा एच सी होता है ना, एच कौन, प्लांक्स कांस्टेंट, और सी क्या है, स्पीड, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या आता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। मैं इसका यूज कर लूं, फिर बाद में मैं ऐसा यूनिट मीटर में चेंज कर लूंगा। क्या बन गया, देखो लेमडा इक्वल टू एच सी, व्हाट इज एच सी, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट गायब हो गया और आंसर लेमडा किस में आ गया, ओनली लेमडा सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर आ गया है नैनोमीटर में। तो कितना है 1240/5 नैनोमीटर। इसको आप सोल्व करिए, सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आप 5 को आप 5 का डिवाइड करो किसमें 1240 के अंदर, तो आपके पास क्या आने वाला है, देखो ये लगभग हमारे पास आ जाएगा। इसे आप सोल्व करिएगा, सोल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो बेटा ठीक है ना, क्या है 248, और इधर क्या है नैनोमीटर है। अब ये तो सर किस में पूछा है, मीटर में पूछा, तो क्या इस नैनोमीटर को अपन मीटर में बदल लें क्या, यस। अब तो आंसर आ गया ना, ये मैं अप्रोक्सीमेशन में ला रहा हूं आंसर, तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर, सो द लैम्डा विल बी द 248 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब देखो उधर ये सर हमारे पास, इसको मैं 1 डेसिमल आ रहा है, तो इसे आप 1 में सेट करूं तो क्या हो जाएगा, तो ये 2.48 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं, यस। 2.48 लगभग किसके अप्रोक्सीमेट लग रहा है सर, 2.48 को आप क्या बोल दें, 2.5 बोल दें, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट क्या मान लू यहां 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। या तो आप क्या करते, या तो आप इस H और C और इस E का वैल्यू पुट करते यहां पर और सोल्व करते, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आता, एग्जैक्ट आंसर हमारा आ जाता ये 2.5, जो कि ऑप्शन में गिवन है। अब जो हमारा ये आया तो ये तो किसी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, तो 100% ये सही है, हमने इसका यूज कर लिया है ना। सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें हमने आइंस्टीन का जो इक्वेशन है उसे यूज किया हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमारे पास रिएक्शन दी हुई है। अगर रिएक्शन दी हुई है तो आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, राइट। और आप यहां देखिए, अगर किसी भी रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो हमारे पास क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक, क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। इस बात का याद रखना। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब भी किसी भी रिएक्शंस के अंदर, जब भी किसी न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर यहां पर जब हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज मतलब क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। जब इक्वेशन हमारे पास एक्सोथर्मिक होगी तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, जब हमारे पास एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। दोनों पॉइंट याद रखना है, उसी पर हम सोल्व करते हैं। देखो क्या होने वाला है, इस फर्स्ट इक्वेशन को आप देखें ढंग से, यहां पर ऐसा लग रहा है ना कि सर आप यहां से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, कौन सा वाला, 2He4। और ये 2He4 है ना, इसका जो
एनर्जी है, इसकी स्टेबिलिटी काय से डिनोट करी हुई है, x4 से। तो यहां मैं ऐसा बोल सकता हूं सर जो x4 है ना ये ज्यादा स्टेबल है किससे, 2He3 से। 2He3 का क्या है, x3 है, क्लियर है ना। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तब पता उसी वाले कंसेप्ट से। तो x4 क्या हमारे पास ग्रेटर देन क्या है, x3। कैसे पता करा कि सर इस रिएक्शन को हम देख रहे हैं तो हमें ऐसा पता चल रहा है कि हमारे पास ये क्या है, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमारे पास क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गया। तो प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। कौन स्टेबल होगा, ये 2He4। इसकी तो जीरो होती ना न्यूट्रॉन की, तो 2He4। तो 2He4 मतलब x4 इज ग्रेटर देन 2He3। 2He3 मतलब x3, राइट। अब इस इक्वेशन को देखते हैं सेकंड वाली को, क्या है देखो। देखो यहां पर आप देखो, यहां क्या हो रहा है, ये माइनस आ रहा है ना, यहां इस माइनस का मतलब क्या है, जो ऊपर हुआ उसका क्या ये उल्टा है। यहां क्या होने वाला है, एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये एंडोथर्मिक। जब ये एंडोथर्मिक होगा तो एंडोथर्मिक होगा तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। प्रोडक्ट कौन है, 2He5। 2He5 का जो स्टेबिलिटी उसको कहां से डिनोट करा हुआ है, x5। x5 इज लेस स्टेबल है ना। x5 हमारे पास क्या है, x5 आपका लेस स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, रिएक्टेंट वाला पार्ट। कौन, 2He4। 2He4 क्या है, x4 है ना। 2He4 क्या है, x4 है, राइट। अब देखो दिख गया, यहां से आप देख पाएंगे कि x4 इज मोर स्टेबल देन x3 और x4 इज मोर स्टेबल देन x5। तो ये तो हो नहीं सकता। और x4 देखो, अब मैं x3 को भी चेक कर लूं क्या। x3 को चेक करने के लिए आप ऐसा करिए, आप इसे आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस न्यूट्रॉन्स वगैरह की तो एनर्जी नहीं होती, तो इसे फर्स्ट वाली को क्या लिख दो मैं बताओ, इट कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा, तो ये मतलब हम इसको एनर्जी दे रहे हैं तब जाकर ये बन रहा है। आप इन दोनों को सोल्व कर लो या तो, और सोल्व करके आप निकालिए। यहां से भी मैं 2He4 निकाल लूं क्या, देखो इस फर्स्ट वाले से 2He4 को क्या लिख लूंगा मैं यहां से, तो ये 2He3 प्लस इधर आएगा ना माइनस 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से देखो इस वाले के अंदर, इसमें भी मैं 2He4 का वैल्यू निकालूंगा, ये वाला क्लियर है। क्या हो जाएगा देखो, 2He4 इक्वल टू इस न्यूट्रॉन की एनर्जी को तो मैं जीरो ले लू ना, जीरो ही होती है। तो आपके पास ये क्या आ गया, देखो 2He5 माइनस 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों को बराबर कर देना अपन, आप इन दोनों को बराबर करिए क्योंकि हमें आंसर लाना है यार। तो क्या हो जाएगा देखो, ये आपके पास हो जाना है 2He3 माइनस 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 2He5 माइनस 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब देखो इसको क्या लिख दो मैं, आप इसको इधर लेकर आ जाएं, क्या हो जाएगा 2He3, आप इसको इधर लाओ, किसको 0.9 को आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस में, तो माइनस 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 19.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मच, 2He5। अब देखो इसको देखते आपको क्या पता चल रहा है, कौन ज्यादा स्टेबल है। चलो इसको एक दूसरे रूप में ऐसे लिख दो क्या मैं, सर इट कैन बी रिटन एज 2He3 इक्वल टू 2He5 प्लस 19.1 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब इसको देखो सर वापस ऐसे हो गया है, तो जैसे पहले था ना वैसे आपने बने थे, बस इसमें क्या कर दिया 2He3 और 2He5 वाले के साथ रिलेशन आ गया है। तो यहां इनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है देखो, अरे इसमें क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या हो गया,
एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां से देखिए इसकी स्टेबिलिटी क्या बोली है, X5 इज मोर स्टेबल देन X3, क्लियर ना। अब ये आपके पास आ गया, देखो इन्हें आप कंपेयर करते हैं ना, तो आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल कौन लग रहा है, देखो X4 ज्यादा स्टेबल किससे, X3 से, और X3 लेस स्टेबल किससे, X5 से। तो क्या लिख दो मैं, इसको ऐसा लिख दो क्या मैं सर, X4 इज मोर स्टेबल देन, देखो X5 है ना, ये हो गया ना X5, और X5 क्या है, मोर स्टेबल किससे, X3 से, ठीक है ना। हमने किसका यूज करा, देखो एक तो सर इस वाले पार्ट का यूज किया है, एक और इसका, तभी हमारा ये निकल कर आया। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, देखो X4 इज मोर स्टेबल देन X5 और X5 इज मोर स्टेबल देन X3। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोनों पॉइंट याद रखने हैं जो मैंने शुरुआत में आपको बताए थे। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, एन एटम, आपके पास कोई एटम है X जिसका एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर क्या है 8, इज बॉम्बार्डेड बाय शावर ऑफ ए फंडामेंटल पार्टिकल इन 10 सेकंड, दिस एटम एब्सॉर्ब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन एंड 9 न्यूट्रॉन। और आपसे पूछा है परसेंटेज ग्रोथ इन सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस इज रिकॉर्डेड बाय, कितनी सरफेस एरिया के अंदर कितना परसेंटेज ग्रोथ होगा, कब, जब उस पर आप क्या कर रहे हैं, बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल की। तो देखो इनिशियली मैं मास नंबर के लिए बात करूं ना, देखो अगर आप शुरुआत के अंदर जो मास नंबर था हमारे पास, चलो ए इनिशियल बोल दो ना, मैं मास नंबर क्या था इनिशियल 8 था सर, राइट, बिल्कुल। अब जब आपने उस पर फंडामेंटल पार्टिकल की को शावर वगैरह कराया है, तो 10 सेकंड के अंदर उसने 10 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे और 10 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन। तो मास नंबर में किसका कंट्रीब्यूशन होता है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। पहले मास नंबर 8 था, अब कितना हो जाएगा, मास नंबर ए फाइनल इक्वल टू क्या बोल दूं मैं सर, 8 प्लस 10 प्लस 9, क्लियर है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 27। इलेक्ट्रॉन का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता किसमें, मास नंबर। आपसे पूछा सरफेस एरिया, चलो सरफेस एरिया के लिए क्या क्या होता है उससे थोड़ा देखें क्या। सरफेस एरिया हमारे पास है ना, कि जो सरफेस एरिया होगा वो सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, सही है ना। यस सर, ये साथ होता है। अब सर ये रेडियस क्या है बताओ, क्या हमने पढ़ रखा है क्या, यस, आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए रेस टू पावर क्या हो गया 1/3 हो गया। या फिर आप निकाल लो ना, अरे रेडियस क्या होता है, देखो रेडियस विल बी द आर इक्वल टू आर नोट ए रेस टू पावर 1/3। आर नोट क्या है, कांस्टेंट है, जिसे अपन आर नोट का वैल्यू क्या होता है, या तो 1.2 फर्मी मीटर ले लें, है ना, 1.2 फर्मी मीटर, या फिर 1.3, या फिर जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा ले लिया जाएगा। हम यहाँ कांस्टेंट वगैरह की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो अब यहां से क्या बन गया, देखो अब सरफेस एरिया को मास के प्रोपोर्शनल में लिखेंगे क्या, यस, सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू इस आर की जगह आर क्या रख दो मैं, ए की पावर 2/3। तो यहां ए के ऊपर 2/3 हो जाएगा टोटल, तो ये 1/3 और ऊपर कितना ये 2। तो एट लास्ट हमारे पास कंसेप्ट यूज हो रहा है, कौन सा वाला सर, कि जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर के ऊपर कितना पावर 2/3। बस अब इस कंसेप्ट का यूज करना है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें इनिशियली मास नंबर भी पता चल चुका है और फाइनली जो मास नंबर हमारा आया वो भी आपको पता चल चुका है, क्लियर है। तो आपको बस सरफेस एरिया बताना है इनिशियली और फाइनली। देखो सरफेस एरिया को मैं एस बोल रहा हूं ओनली, है ना, या फिर सरफेस एरिया एस इनिशियल बोल दो ना मैं, सरफेस एरिया, क्योंकि ए आपने ए को मास नंबर बोल दिया है ना, तो सरफेस एरिया को मैं एस आई बोल दू इनिशियल के लिए। एस आई इज प्रोपोर्शनल टू ए इनिशियल। ए इनिशियल क्या है, अरे ऐसा लिखूंगा मैं, ए इनिशियल के ऊपर कितना 2/3, राइट।
चलो अब ए फाइनल इज प्रोपोर्शनल टू ए फाइनल के ऊपर कितना पावर 2/3। अब सोल्व कर लो यहीं पर, है ना। मैं प्रोपोर्शनल को हटा रहा हूं यहीं से, है ना, और डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना, कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ए इनिशियल कितना है सर 8, तो 8 के ऊपर कितना आ गया है 2/3। 8 को क्या लिख सकता हूं मैं सर 2 क्यूब, 2 क्यूब और 2 क्यूब इंटू 2/3, तो 3 से 3 गया तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया सर 4। क्लियर है, यस। अब यहां देखो, यहां क्या बनेगा हमारे पास ए फाइनल कितना है 27, तो ये लिखा हुआ है 27 के ऊपर कितना पावर है सर 2/3। 27 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 क्यूब, तो 3 क्यूब इंटू 2/3, 3 से 3 गया तो 3 स्क्वायर कितना आ गया बताओ 9 आ गया। इसका मतलब समथिंग कांस्टेंट भी आएगा, हमने प्रोपोर्शनल में लिया है तो मैं इसको अभी 4 और 9 ही मान लेता हूं। आपसे पूछा परसेंटेज ग्रोथ इन द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियन, आपको परसेंटेज चेंज बताना है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो देखो अब देखिए सोल्व करें तो क्या आएगा आपका, नेक्स्ट देखो परसेंटेज है ना, परसेंटेज चेंज किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज आपको लिखना होता तो क्या कैसे लिखते हैं अपन, चेंज अपॉन ओरिजिनल या इनिशियल इनटू क्या करते थे अपन 100। इतना परसेंटेज चेंज आता था ना, चेंज कितना चेंज हुआ है सर, पहले इनिशियली 4 रहा होगा, अब कितना हो गया 9, तो क्या लिख दो मैं 9 माइनस 4 अपॉन इनिशियल कितना है सर 4। सही बात है क्या, इनटू क्या कर देंगे अपन 100 कर देंगे ना। सोल्व करो, ये 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, तो ये 5 अपॉन 4 इंटू 100, इसे सोल्व करो आप तो आपका आंसर, इसे आप कट कर दो ना 4 को, 25 इंटू 5 क्या हो गया 125 परसेंटेज ग्रोथ कितना है हमारे पास, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज ग्रोथ कितना आया आपके पास 125%। अब ऑप्शन देखो सर, इस ऑप्शन में तो एक भी नहीं मिल रहा है आपको, यहां तो 125% तो है ही नहीं, है क्या नहीं है, तो फिर और ये क्वेश्चन एंटी ने ड्रॉप भी नहीं करा है, तो फिर क्या हुआ है, तो फिर सर ये जो पूछा हुआ ना, इसकी जो लैंग्वेज है ना पूछने की, वो थोड़ा सा अलग लिखना चाहिए था, वो कुछ अलग तरीके से पूछ रहा था, वो ऐसे पूछना चाह रहा था और उसका जो आंसर था ना, वो आंसर आपका ये था 225%। अब सर ये आंसर लाने के लिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्या करना चाहिए था, तो देखो ऐसा था, देखो वो पूछ रहा है जो फाइनल सरफेस एरिया ना, वो फाइनल सरफेस एरिया इनिशियल सरफेस एरिया का कितना परसेंटेज है। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, ये कैसा होना चाहिए था, जो फाइनल सरफेस एरिया ना, फाइनल सरफेस एरिया इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनिशियल, तो हाउ मच मतलब एक्स बोल लू क्या मैं, एक्स परसेंटेज ऑफ क्या लिखे अपन इनिशियल सरफेस एरिया। क्लियर है ना, तब जाकर हमारा आंसर आएगा 225। चलो इसको सोल्व करते हैं, आओ क्या आ गया देखो, फाइनल सरफेस एरिया क्या आया 9 वाला, 9 लिख दो डायरेक्ट में इंटू एक्स परसेंटेज, तो एक्स परसेंटेज ऑफ इनिशियल सरफेस एरिया 4, यहां से एक्स निकालो आंसर आ जाएगा, तो क्या लिखना है सर 9 इक्वल टू एक्स परसेंटेज अपॉन 100 और इंटू और ये क्या हो गया 4, तो यहां से आप x निकालो सर, x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 इंटू 9 अपॉन 4, कितना परसेंट आ जाएगा, यहां से आप कट करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये इधर आ जाएगा 25, तो 25 इंटू 9 परसेंटेज, तो x इंटू 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 करिए आप, आ जाएगा आपका 225%, तब जाकर ये ऑप्शन से होगा, ठीक है ना। इसकी लैंग्वेज से अपन सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो 125%, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको यहां पर क्या देना चाहिए था कि जो, या तो ऐसा बोलता कि जो फाइनल सरफेस एरिया है
वो इनिशियल सरफेस एरिया का कितना परसेंटेज है, तब जाकर हमारा आंसर क्या था, 225% आता। ओके, आप देख लेना किस टाइप से आपने सोल्व करा है। आगे बढ़े, देखो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपके पास ड्यूट्रॉन और जो अल्फा पार्टिकल है उन दोनों का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका रेशियो आपको बताना है। क्या बताना, देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो किसके लिए, फॉर द ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के लिए यहां डी लिख दो मैं, अपॉन फॉर द अल्फा पार्टिकल, यही तो आपको बताना है। लेकिन सर वो जो ड्यूट्रॉन ना उसका काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है, E, और जो अल्फा पार्टिकल है उसका कितना काइनेटिक एनर्जी गिवन है सर, 2E, और आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, रेशियो किसके बराबर माना है, यस देखिए अब आप इनका रेशियो निकालेंगे, उसको n/1 के बराबर करके n का वैल्यू निकालना है। चलो फॉर्मूला बताओ कौन सा यूज होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला एक बार रिपीट कर ले क्या, यस डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन लीनियर मोमेंटम p या फिर h अपॉन mv। सर हमने ये भी पढ़ा था कि जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है वो क्या होता है, √2m इंटू ई, ई क्या लिख दो मैं, काइनेटिक एनर्जी, राइट, ई क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, सही है ना। देखो h अपॉन √2m/e, तो यहां से हमारे पास इसी का फॉर्मूला यूज होगा ना। और आगे जाकर आप चाहो ना तो कभी अगर कोई आपका चार्ज है, अगर वो चार्ज q चार्ज डेल्टा v से एक्सलेट हो रहा है तो इस e को किसके बराबर कर लेंगे अपन, q इंटू डेल्टा v के बराबर। और अगर कभी आपके पास किसी भी ऑक्सीजन या किसी गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 k इंटू टी, और ये क्या है, k भी क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t क्या है टेम्परेचर, ये यहां यूज हो सकता है। फिलहाल हमारे पास ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब लेमडा किस किस के प्रोपोर्शनल लग रहा है सर, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m इंटू ई। क्या इनका जो मास वास है वो निकाल सकते हैं क्या सर, बिल्कुल। मास ऑफ जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है वो 2 टाइम होता है किसके, प्रोटॉन के, सॉरी जो न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 2 टाइम होता है किससे, प्रोटॉन से। तो क्या लिख दूं मैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन, और जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, 4 टाइम द मास ऑफ द प्रोटॉन। और उसने एनर्जी बोल रखा ना फिलहाल, यही देखो एनर्जी ऑफ कौन आपका न्यूट्रॉन क्या बोला गया है, ई बोला गया है, और एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या बोल दिया गया है, 2E बोल दिया गया है। अब आप इसमें पुट करिए और रेशियो निकालो, अब तो आंसर आ ही जाएगा ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किया जा सकता है। तो क्या लिखे सर, लेमडा डी अपॉन लेमडा अल्फा इक्वल टू यहां 1/√m, एम ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 2mp इंटू ई अपॉन 1/रूट ऑफ अल्फा, अल्फा का मास रूट के अंदर m है ना, तो 4 इंटू mp, और अल्फा की एनर्जी कितनी है 2e है। आप सोल्व कर लो बस, ओनली सोल्व दिस, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास ये e से ही गया है ना, तो आपके पास क्या आ गया बस ये, तो यहां से क्या बच गया, बस 2 बच गया ना। अरे ये यहां से सिर्फ यहां से इस 4 को बाहर निकाल दो, मैं 4 को बाहर निकालें तो क्या बचेगा बस 2, और बाकी सब कट रहा है, तो यहां 2 नीचे आ गया, ऊपर जा गया, तो 2/1 सोल्व कर लेना हमारे पास, क्लियर है। तो आपके पास ये किसके बराबर दिया हुआ है, n/1 के इक्वल दिया हुआ है। अब यहां से देखो आप, यहां से आपके पास n का वैल्यू क्या आ गया सर, n इक्वल टू 2, तो हमारे पास n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, n इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये अभी अभी आपने देखा था ना वो जो हमारे पास r इक्वल टू r नॉट a रेज़ टू द पावर 1/3, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है।
ए न्यूक्लियस हैज ए मास नंबर अल्फा और उसका रेडियस क्या है आर अल्फा, और दूसरा न्यूक्लियस है उसका मास नंबर बीटा है और रेडियस कितनी है आर बी है, और आपसे बीटा और अल्फा में रिलेशन दिया हुआ है, राइट। और हमसे ये पूछा है, कौन सिंपल क्वेश्चन है ये तो यार। क्या लिखेंगे सर, आर इक्वल टू क्या होगा, आर नोट ए रेज टू पावर 1/3, इसी का तो यूज होने वाला है। अब देखो वो जैसे बोल रहा है वैसे करते हैं। रेडियस क्या मान ली गए, जिसका मास नंबर ए था आर अल्फा इक्वल टू आर नोट एज इट इज, और मास नंबर क्या है अल्फा, तो अल्फा की पावर कितनी 1/3। ये फर्स्ट के लिए ना, यस सर ये फर्स्ट के लिए तो था। अब आओ सेकंड पर। सेकंड के लिए क्या है हमारे पास, सेकंड का रेडियस क्या मान लिया गया है दूसरे न्यूक्लियस का आर बीटा इक्वल टू, ये आर नॉट तो कांस्टेंट है सही, जो अनदर न्यूक्लियस है उसका मास नंबर कितना है बीटा है, तो यहां क्या लिखेंगे सर बीटा रेज टू पावर 1/3। ये दूसरी वाले के लिए था, राइट। हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, रेशियो निकाल लें क्या, यही तो पूछा है, आर अल्फा अपॉन आर बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ये आर नोट से आर नोट कैंसिल, और अल्फा अपॉन बीटा की पावर 1/3, अल्फा अपॉन बीटा रेज टू पावर 1/3, बीटा इक्वल टू 8 अल्फा है ना, तो ये 8 अल्फा इंटू 1/3, अल्फा से अल्फा गया तो सर ये 1/8, 8 को क्या लिख दूं मैं 2 क्यूब, कितना पावर 1/3, ऊपर तो 1 और नीचे 2 क्यूब के ऊपर कितना पावर 1/3, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा ओनली 1/2, तो 1/2 मीन्स 0.5, क्लियर ना, क्या आ जाएगा 0.5, यही तो है दोनों का रेशियो। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किया जा सकता है। आओ लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हमारे पास, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ इक्वल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय ए 6 मिलीवाट लेजर सोर्स ऑपरेटिंग एट ए 663 नैनोमीटर वेवलेंथ दिया हुआ है, और आपके पास क्या दिया हुआ है पावर। आपसे पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ इक्वल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड कितने होंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला देखो सर, नंबर ऑफ आपका फोटोन एमिटेड पर सेकंड, क्या होता है आपके पास, जो भी सोर्स है आपके पास उस सोर्स की यहां क्या लिखेंगे अपन पावर, अपॉन यहां क्या लिखेंगे एनर्जी, किसका एनर्जी फोटोन, सिंगल फोटोन का एनर्जी लिख लेंगे अपन, और आपके पास ये आ जाएगा। इसको क्या लिख दूं मैं, एन क्या बोल दिया मैंने, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इक्वल टू पावर को आप पी बोल दे, और एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ए सिंगल फोटोन क्या बोल दूं मैं ई। अब फॉर्मूला पुट करिए ई का, और आप यहां से एन निकाल लो, पावर को एज इट इज लिख दूं मैं सर, एन इक्वल टू क्या चल रहा है पी अपॉन ई, ई कितना होता है एनर्जी एच, न्यू न्यू क्या होगा सी अपॉन लेमडा, लेमडा पर भेज दें। अरे फॉर्मूला पढ़ रखा ना आपने, या फिर आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ये वाला। यहां से क्या चाहिए अपन को, एन चाहिए, एन इक्वल टू पी, व्हाट इज द पी 6 मिली वाट, तो 6 इंटू 10⁻³ वाट इंटू लेमडा, लेमडा कितना है बेटा सर ये 663 नैनोमीटर, मतलब इंटू 10⁻⁹ मीटर, अपॉन एच, एच क्या है गिवन है, रख दो 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, इंटू सी, सी का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, यही तो था। सोल्व करो क्या आंसर आता है सर, ये जो डेसिमल था ना, इस डेसिमल को उड़ाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा ये 100, राइट, और ये 663 और ये 663 कैंसिल हो गए, और आपके पास जो एन है ना, पावर को हम एक साइड रख लेंगे, पहले नंबर देखो आप, यहाँ 6, ये क्या है 3, 6/3 क्या हो गया 2 इंटू अब 10 की पावर पे आओ, अब क्या है ये कितना है सर -3, ये कितना है -9, ये 100 को क्या लिख दूं मैं 10
के ऊपर कितनी पावर 2, तो ये ऊपर है तो प्लस में, ये जब नीचे से कहां जाएगा ऊपर तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 34, और जब नीचे से कहां जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 8। ठीक है ना, इसे सोल्व करो। n इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴, आप इसे सोल्व कर लो ना, ये 32 और 2 कितने हो गए 36 तो पॉजिटिव है, और ये हमारे पास ये -9 -8 क्या हो गया -17, अब -17 और -3 क्या हो गया -20 और हो गया ना ये -20 प्लस ये 34 और 2 क्या हो गया 36, तो ये 36 -20 क्या हो गया 36 -20 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखो आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास सर ये 2 इंटू 10⁻16, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए बेटा हमने अभी 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम लास्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो कि मॉडर्न फिजिक्स वाले क्वेश्चन थे, और इससे पहले वाले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको उन 10 क्वेश्चन को भी देखना है तो आप इससे पहले वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और आप एक बहुत प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।